हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ लॉ प्रेप ट्यूटोरियल। स्वागत है आपका इस सेशन में। माय नेम इज करण एंड आई एम योर लीगल मेंटोर। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को। इस सीरीज में हम कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की सारी डॉक्ट्रिन को डिस्कस करेंगे शॉर्ट सेशंस में, जो कि होंगे 5 to 10 मिनट्स के। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। अब बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स होती क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एनफोर्स हुआ था, कमेंस हुआ था 26 जनवरी 1950 से। 26 जनवरी 1950 से पहले जो भी लॉज इंडिया में वर्क कर रहे थे, फंक्शन कर रहे थे, वो वैलिड रहेंगे। बट एनी लॉ इन विच इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड। बट यहाँ पे एग्जैक्टली वॉइड नहीं होगा, लॉ डोरमेंट हो जाएगा, इनइफेक्टिव हो जाएगा जब तक उसकी इनकंसिस्टेंसी रिमूव नहीं हो जाती है। चलिए हम डिटेल में समझते हैं। फर्स्टली कि जो कोई लॉ आया है वो इनिशियली वैलिड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 1950 से वो वैलिडली पास हुआ है और इंडिया में एप्लीकेबल है। अब कोई लॉ एप्लीकेबल है जो इन्फ्रिंज कर रहा है हमारे फंडामेंटल राइट्स को, जो कि गिवन है हमारे पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब कोई ऐसा लॉ जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता है तो उस लॉ का उतना रिमेनिंग पोर्शन डोरमेंट हो जाएगा, उसे डेड नहीं ट्रीट किया जाएगा। इट इज ट्रीटेड टू बी एज डोरमेंट और एक्लिप्स्ड। इसीलिए इस डॉक्ट्रिन का नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, कि जो लॉ हम रिमूव कर रहे हैं वो डेड नहीं होगा बल्कि डोरमेंट होगा, क्योंकि which is inconsistency with the fundamental rights of the citizen of India, कि उस लॉ को चैलेंज किया गया वो डोरमेंट हो जाएगा। एंड लेटर ऑन अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू पोस्ट इंडिपेंडेंस उस इनकंसिस्टेंसी को रिमूव कर दिया जाता है जिस रीजन से हमारा लॉ को इनकंसिस्टेंट बोला गया था, तो लॉ लेटर ऑन क्या हो जाएगा, वो लॉ ऑटोमेटिकली रिवाइवल हो जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट से कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या कोई नोटिफिकेशन पास करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली उस लॉ का रिवाइवल हो जाएगा। अगर आपको क्लियरली समझ में आ गया हो, फॉर एग्जांपल मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं कि कोई पास्ट प्री इंडिपेंडेंस लॉ जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा हो, तो उसका जो रिमेनिंग पोर्शन है, फॉर एग्जांपल ये जो पोर्शन है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा है, तो ये वाला पोर्शन उस लॉ का डेड हो जाएगा और बाकी पोर्शन वैलिड रहेगा। बट लेटर ऑन किसी अमेंडमेंट के थ्रू से इस इनकंसिस्टेंसी को गवर्नमेंट रिमूव कर देती है थ्रू एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और थ्रू एनी वैलिड लॉ विच इज पास्ड बाय पार्लियामेंट एंड रेटिफाइड बाय प्रेसिडेंट। उस लॉ को हम वापस से रिवाइवल हो जाएगा उस लॉ का। ठीक है, तो फर्स्टली 3 मेन स्टेजेस हैं कि लॉ की इनिशियल वैलिडिटी होनी चाहिए। सेकेंडली क्या हो जाएगा, वो लॉ डोरमेंट हो जाएगा, डेड नहीं होगा, इस चीज को याद रखना। एंड थर्डली अगर इनकंसिस्टेंसी को रिमूव कर दिया जाता है तो वो लॉ का ऑटोमेटिकली रिवाइवल हो जाएगा। अब देखते हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 1 के अंडर एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। वर्डिंग्स क्या है लॉ की? All laws in force in the territory of India immediately before the commencement of Constitution in so far as they are inconsistent। फोकस करिए किस पे? inconsistent, कि अगर कोई लॉ inconsistent है with the provisions of this part shall to the extent of such inconsistency to be void। यह है आर्टिकल 13 क्लॉज 1 की वर्डिंग्स जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को डिफाइन करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 4 मेजर एलिमेंट्स हैं जो हमारी डॉक्ट्रिन के होने चाहिए। फर्स्टली डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अप्लाई होती है ओनली ऑन प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज से। जो भी लॉज 1950 से पहले आए हैं सिर्फ और सिर्फ उन पर, जो 1950 के बाद आए हैं वो हो जाएंगे हमारे पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, उस पर ये डॉक्ट्रिन अप्लाई नहीं होगी। सेकंड क्या होना चाहिए? कॉन्फ्लिक्ट विद फंडामेंटल राइट। अगर उस लॉ का डॉक्ट्रिन मतलब हमारे किसी फंडामेंटल राइट के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उस सिचुएशन में उस इनकंसिस्टेंसी को, उस पार्ट को रिमूव कर दिया जाएगा। थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है? इनऑपरेटिव। दैट मीन्स कि वो जो लॉ है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा, फॉर द टाइम बीइंग डेड नहीं होगा। दैट मीन्स कि फ्यूचर में इनकंसिस्टेंसी को अगर रिमूव कर दिया गया लॉ में से तो फिर लॉ का ऑटोमेटिक रिवाइवल हो जाएगा। ये 4 एलिमेंट्स हैं हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स में एक मेजर चीज है। फर्स्टली
जो क्लॉज 1 है वो डिफाइन करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज से जो इंडिपेंडेंस के बाद पहले आए हैं, एंड सेकेंडली आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में डिफाइंड है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज। सो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के लिए तो हमने समझ लिया कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स एप्लीकेबल हो जाएगी, कि वो लॉ डेड नहीं होगा, डोरमेंट हो जाएगा फॉर द टाइमिंग। बट आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कहता है एनी लॉ इन डेरोगेशन विद फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड, कि कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट से अगर इनकंसिस्टेंट होता है तो वॉइड हो जाएगा, मतलब वो कंप्लीटली डेड हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली रिवाइवल नहीं हो सकता है अनलेस अनटिल कॉन्स्टिट्यूशन या पार्लियामेंट उसके लिए कोई लॉ पास नहीं कर देता है। जैसे कि इन दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की केस में गवर्नमेंट नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज है सिर्फ उन पे अप्लाई होगा हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज पे नहीं होगी। एंड डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अप्लाई नहीं होती है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज पे, ये आपको याद रखना है इस डॉक्ट्रिन के अंडर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हुआ क्या, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स आई कैसे सिचुएशन में। सो इंडिपेंडेंस के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हो जाता है 26 जनवरी 1950 से। सो पुराने काफ़ी सारे लॉज थे जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे पास हुए थे, बट उस टाइम पे हमारे पास फंडामेंटल राइट्स नहीं थे जिस लेवल पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। सो कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद लोगों को काफ़ी सारे फंडामेंटल राइट्स मिले हमारे पार्ट 3 के अंडर। सो कुछ लॉज, प्रीवियस लॉज ऐसे थे जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहे थे, तो काफ़ी सारे पोस्ट इंडिपेंडेंस पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन चैलेंजेस आने लगे सुप्रीम कोर्ट में, डिफरेंट हाई कोर्ट्स में। सो जुडिशरी ने वहां पे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कोर्ट्स प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन शेपिंग कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन्स, की कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन्स को लेके आने में कोर्ट ने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सो जो फर्स्ट मेजर केस था जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली प्रोनाउंस किया था वो था हमारा भीकाजी नारायण धकरस एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इन द ईयर ऑफ 1950 पोस्ट इंडिपेंडेंस। इस केस में स्पेसिफिकली डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को प्रोनाउंस किया था सुप्रीम कोर्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये केस क्या था, हम केस को समझते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, इंडिपेंडेंस से पहले एक प्रोविंस होती थी सेंट्रल बेरार प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार, जिसमें एक मोटर व्हीकल एक्ट अप्लाई किया गया था। मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर क्या था कि जो हमारा फ्रीडम आर्टिकल है, आर्टिकल 19(1)G के अंडर जो हमें राइट मिलता है फ्रीडम टू प्रैक्टिस प्रोफेशन एंड ट्रेड ऑफ आवर ओन चॉइस, उससे हम अपनी चॉइस से वर्क कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ भी बिजनेस कर सकते हैं। बट इस अमेंडमेंट के थ्रू गवर्नमेंट ने मोनोपोलाइज कर दिया था ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, जिसे चैलेंज किया लेटर ऑन काफी सारे पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट में। बट अगर आपको एक चीज क्लियर नहीं है कि जो हमारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि अप्लाई होते हैं आर्टिकल 19 के ऊपर, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कौन सा आर्टिकल में गिवन है, आर्टिकल 19 क्लॉज 2। अब 19 क्लॉज 2 जो आर्टिकल है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू लेके आया गया था। जो हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1950, इस अमेंडमेंट के थ्रू आया था रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो आर्टिकल 19 पे अप्लाई किए गए थे। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अकॉर्डिंगली इसमें इस लॉ के थ्रू जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे थे वो वैलिड हो जाते हैं। तो इस केस में पिटिशनर्स का आर्ग्यूमेंट था कि यहाँ पे लॉ पूरी तरीके से डेड हो जाएगा एंड वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। बट कोर्ट ने इस केस में क्लियर किया कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पे जहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अप्लाई होती है लॉज डेड नहीं होंगे, एंड लेटर ऑन किसी फंडामेंटल या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू उस इनकंसिस्टेंसी को रिमूव कर दिया जाता है तो लॉ ऑटोमेटिकली रिवाइव हो जाएगा। सो ये था हमारा भीकाजी नारायण धकरस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का केस, जिस केस में एक्सप्लिसिटली बताया गया था। अब कंक्लूजन में हमने क्या समझा, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे अप्लाई होती है। जिस लॉ को डोरमेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है कि वो डेड नहीं है, डोरमेंट है, दैट मींस इनऑपरेटिव है, बट लेटर ऑन किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से उस डेफिशिएंसी को अगर रिमूव कर दिया गया, उस इनकंसिस्टेंसी को, तो फिर लॉ ऑटोमेटिकली रिवाइव हो जाएगा। एंड सेकंड मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज पे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अप्लाई नहीं होती है, एंड डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अप्लाई होती है ओनली ऑन प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज पे जो कि आते हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 1 के अंडर, एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज डिफाइंड हो जाते हैं आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पे। आई होप आपको क्लियरली वाली डॉक्ट्रिन समझ में आ गई होगी। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है इस सेशन के रिगार्डिंग में तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 877
0849356। माय नेम इज करण। सो अगर आपको किसी भी चीज़ पे डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इस पीपीटी के लिए भी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, आपको पीपीटी प्रोवाइड कर दी जाएगी। एंड किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ या पीजी के टॉपिक पे आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सेशन में बने रहने के लिए।